हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। सेकंड केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। केमिकल इक्वेशन यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे लिखी जाती हैं, बैलेंस कैसे होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनके गुण क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहला है फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन। तो जो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि जो कंपाउंड जिसकी हमें स्टडी करनी है, तो अगर हमें उसका फिजिकल चेंज देखना है तो हमें उसमें तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि उसका शेप, साइज और उसकी स्टेट क्या है। तो जो फिजिकल चेंजेस आते हैं इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है और ना ही यहाँ पे कोई भी नया केमिकल या फिर नया कंपाउंड बनता है, तो यहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं बनेगी। यानी कि जो कंपाउंड हमारे पास पहले से है उसी में उसके शेप, साइज, कलर, उसका स्टेट, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। अब जैसे यहाँ पे बर्फ़ का पिघलना, पानी का उबलना, क्रिस्टलीकरण, वैक्स का पिघलना, ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे बर्फ़ का पिघलना है, बर्फ़ यानी कि आइस। तो जो बर्फ़ है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी H2O है। जब बर्फ़ पिघलेगी तो इससे जल बनेगा, तो वो भी H2O होता है। यानी कि उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आया है। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं इसमें कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ता है, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है। तो पानी का उबलना, जब पानी उबलता है तो वो भाप बन के उड़ता है। तो पानी यहाँ पे क्या है, पानी H2O, और जो इसकी वाटर वेपर बनेगी जिसको वाष्प कहते हैं वो भी H2O होती है। तो अगेन इसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ है। ये जो चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, यानी कि बर्फ़ से अगर पानी बना तो पानी से फिर से बर्फ़ बन सकता है। पानी से भाप बना तो भाप को कंडेंस करके फिर से पानी पानी से वाष्प बना है तो उसको कंडेंस करके, संघनन करके फिर से हम जल में परिवर्तित कर सकते हैं। वैक्स का पिघलना, जैसे मोमबत्ती जलती है, अब यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स ये दोनों ही डिफरेंट है। तो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है ये फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से ये लिक्विड में चेंज हो रहा है। और जब इसकी बर्निंग होती है तो बर्निंग में होता क्या है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी, और यहाँ पे क्या निकलेगा, जो मॉइस्चर होता है वाटर वेपर के रूप में पानी भी निकलता है। तो यहाँ पे इतने सारे कंपाउंड क्योंकि पहले से नहीं थे लेकिन इसके जलने के बाद यहाँ पे बने हैं, तो ये क्या होगा, ये केमिकल चेंज में आएगा। लेकिन जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है ये फिजिकल चेंज में आएगा, उसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है जो कि सॉलिड से लिक्विड में होता है। और अगर थोड़ी देर के बाद देखें तो लिक्विड फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। तो केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या होता है, इसमें एक कंपाउंड से एक नया ही कंपाउंड बन जाता है, उसके केमिकल में चेंज होता है। तो यहाँ पे एक नए रसायन का बनना होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, कुकिंग, कर्ड फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन और बर्निंग ऑफ कैंडल, पेपर, कोई भी फ्यूल, बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल। तो यहाँ पे कोई भी ईंधन, कोई भी फ्यूल जब जलता है, कैरोसिन, तेल, कुछ भी, तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट। तो ये सब पहले से नहीं थे, नए बने हैं। तो जिसमें भी नए कंपाउंड बनते हैं, नए प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो केमिकल चेंजेस में आते हैं। और केमिकल चेंजेस ऑलवेज एंड ऑलवेज इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ये फिर से नहीं बन सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर दूध से दही बन चुका है तो दही से दूध नहीं बन सकता है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन यानी कि इसको कहते हैं श्वसन। तो श्वसन केवल सांस लेना नहीं होता है, रेस्पिरेशन में सांस लेना एक स्टेप होता है। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज टूटता है और एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि एनर्जी बनती है। यहाँ पे सेल्यूलर ब्रेकडाउन भी होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे CO2 H2O भी बनता है। पाचन यानी कि डाइजेशन, जैसे हमने कुछ भी खाना खाया तो उसके जैसे बड़े बड़े बाइट्स लिए, तो क्या वो बड़े बड़े बाइट्स ऐसे ही निकल जाते हैं? नहीं, उसका शरीर के अंदर डाइजेशन होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, एसिमिलेशन होगा। उसके बाद जो डाइजेशन में जो सिमिलर कंपाउंड्स बचते हैं, सिंपलर फॉर्म, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाया तो ग्लूकोज में एब्जॉर्ब होगा, प्रोटीन खाया तो अमाइनो एसिड में टूटेगा। तो ये सारे जो बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं वो सिमिलर कंपाउंड्स में टूटते हैं और वो अवशोषित होते हैं पाचन में। कुकिंग
यानी कि खाना पकाना। जब भी खाना पकाने की प्रोसेस होती है तो ये केमिकल चेंजेस से गुजरती है। कर्ड का बनना, कर्ड यानी कि दही। अब देखिए यहाँ पे कि कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। कर्ड जो है ये बनता है दूध से, और दूध में पाई जाती है मिल्क शुगर जिसको बोला जाता है लैक्टोज। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लैक्टोज फर्मेंटेशन होता है, यानी कि लैक्टोज किण्वन होता है। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, जो कि गुड बैक्टीरिया होता है, तो ये जो स्टार्टर होता है इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टार्टर, जो जिसको इनोकुलम कहते हैं या फिर जामन जिसको कहते हैं, तो वो दूध में डाला जाता है। जब वो जामन स्टार्टर दूध में डाला जाता है तो पहले से प्रेजेंट दही में जो बैक्टीरिया हैं वो इस दूध में आ जाएंगे और वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उस मिल्क शुगर को, लैक्टोज को तोड़ेंगे लैक्टिक एसिड में। उसके बाद यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बनता है, ये लैक्टिक एसिड दूध में प्रेजेंट प्रोटीन को तोड़ते हैं। जो दूध में प्रेजेंट प्रोटीन होता है वो होता है केजिन प्रोटीन और वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो कि मट्ठे में पाया जाता है, जो कि दूध से ही मट्ठा बनता है। तो इसमें मिल्क में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, वे प्रोटीन एंड केसिन। तो जो लैक्टिक एसिड होता है ये केसिन प्रोटीन को डिग्रेड करता है। जब केसिन प्रोटीन डिग्रेड होता है तो ये अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी से प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और कोगुलेट होते हैं। तो इसके कोगुलेशन से बनता है, इसके कोगुलेशन से बन जाता है दही। तो ये जो कोगुलेशन होता है जो कि दही को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। और जो लैक्टिक एसिड होता है इसकी वजह से जो दही होता है उसका टेस्ट खट्टा होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो कि दूध से दही कैसे बनता है। तो जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है ये एक केमिकल प्रोसेस होती है। एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता है। सेम फर्मेंटेशन जैसे कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, ग्रेप्स का जब फर्मेंटेशन होगा, यानी कि जब ग्रेप्स को सड़ा के उससे अल्कोहल बनाई जाती है तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस से गुजारी जाती है। बर्निंग ऑफ कैंडल, पेपर या फिर कोई भी फ्यूल, ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। अब जब भी इसको बर्न करते हैं किसी भी फ्यूल को तो उसमें से फ्यूम निकलती है, धुआं निकलता है, हीट निकलती है, CO2 निकलती है, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स पहले से नहीं थे। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंजेस में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया जाए, रस्ट। रस्ट क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3XH2O। अब ये जो होता है जब लोहा यानी कि जो आयरन होता है तो ये वातावरण से नमी एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप को आयरन से फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, जिसको रस्ट कहते हैं। ये जो रस्ट होता है ये लोहे पर एक ब्राउनिश सा पाउडर जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे कि लोहे के गेट हों तो उस पे जब जंग लगना जिसको कहते हैं, जब जंग लग जाती है तो उस लोहे की सरफेस पे हाथ फेरेंगे तो वहाँ पे ब्राउनिश सा पाउडर निकलता है। तो वो जो पाउडर होता है वो रस्ट कहलाती है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। अब इसमें जो आयरन था ये तो प्योर आयरन था पहले। आयरन ने ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन में ऑक्सीडेशन होगा, ये मॉइस्ट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद ये अपने आप को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ पे था आयरन, यहाँ पे बन गया है फेरिक ऑक्साइड। केमिकल एकदम ही चेंज, कंपाउंड एकदम ही चेंज, नया प्रोडक्ट बना है। रस्ट यहाँ पे पहले से नहीं था, नया प्रोडक्ट बना है, दिस इज द केमिकल चेंज। तो केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको अभिकर्मक कहते हैं, और यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। जो रिएक्टेंट होते हैं ये आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके H2O दिया है, इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या सिंबल यूज़ करेंगे। तो सिंबल G के लिए, जैसे कि जो भी हमें स्टेट दिखानी हो कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सॉलिड सॉलिड मिलके क्या बनाएंगे सॉलिड, गैस गैस मिलके क्या बनाएंगे गैस। तो स्टेट के लिए G, गैस के लिए, सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L। और जब ऐसा एरो लगता है ऊपर की साइड, इसका मतलब होता है कि उसमें से गैस निकल रही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जैसे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है तो अगर हम यहाँ पे ऐसा एरो लगा दें तो इसका मतलब है ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल रही है। AQ यानी कि एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय, यानी कि वो सॉल्युबल होगा वाटर में। अगर वहाँ पे ऐसा PPT और नीचे एरो लिखा हुआ है, या फिर PPT अकेला नहीं लिखा है, केवल नीचे की साइड एरो बना है, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी कि वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में।
यानी कि जल में घुलनशील नहीं होता है। अगर ऊपर की साइड एरो है तो उसमें से मतलब है कि गैस निकल रही है। तो ये तरीका होता है, ये सिंबल्स होते हैं जो कि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले याद करना पड़ेगा आप लोगों को सिंबल, और 1 से लेके 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उनके परमाणु क्रमांक यानी कि उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उनकी बैलेंसी क्या होती है, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, तो ये सब 30 से भी एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि उसकी बैलेंसी याद है तो आप लोग उस केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हैं। बताते हैं कैसे। जैसे पहला एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। तो जो फेरस होता है, फेरस और फेरिक आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो जैसे यहाँ पे आयरन है, अगर आयरन की डबल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसका मतलब है कि वो फेरस होगा, और अगर ट्रिपल प्लस है तो इसका मतलब है वो फेरिक होगा। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, फेरस सल्फेट। सल्फेट का मतलब होता है SO4। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का मतलब क्या है, हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। तो अभी तो मुझे पता है कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे। तो जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फेरस, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, जो सल्फेट होता है SO4 उसका होता है डबल माइनस। तो यहाँ पे जो +2 है और -2 है, इनकी वैलेंसी सेम है, तो प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, FeSO4। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। सेकंड क्या है, सोडियम क्लोराइड। हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके सिंबल लिख लेंगे कि Na है, ये क्लोरीन है। अब हम लिखेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि इसकी वैलेंसी। तो +1 है, -1 है, सेम टू सेम, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे और हम लिख देंगे NaCl। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। थर्ड एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम सिंबल लिख लेंगे। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ट्रिपल प्लस, और क्लोराइड की होती है -1। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसकी जो बैलेंसी है अलग अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो क्लोराइड है वो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट लेगा। तो ये जो एल्यूमिनियम का +3 है ये क्लोरीन के साथ जाएगा, यानी कि Cl के साथ 3 लिखेंगे और Al 1 लिखेंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlCl3। सेम टू सेम लेड नाइट्रेट के साथ करेंगे, क्योंकि जो लेड होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और जो नाइट्रेट होता है उसका होता है -1। तो ये आप लोगों को याद करने हैं। यहाँ पे नॉन मेटालिक और पॉली एटॉमिक के आयंस के जो सिंबल हैं वो दिए हैं और उसकी वैलेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे लेड का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो इनकी अलग अलग बैलेंसी है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रेट के साथ लगेंगे। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। तो यहाँ पे नाइट्रेट के साथ हम इसको लिखेंगे और लेड के साथ हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PbNO3। क्योंकि जो NO3 है ये पॉली एटॉमिक है, तो हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, जिसको होल ट्वाइस कहेंगे। अगर 3 है तो होल थ्राइस कहेंगे। तो ऐसे इसको पढ़ा जाता है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे केवल 1 ऑक्सीजन है। क्या ये रिएक्शन सही है? ये रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज़ करे हैं, प्रोडक्ट में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। यानी कि यहाँ का जो मास होता है यहाँ के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल मास। तो इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यानी कि LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS। तो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे X के 2 मॉलिक्यूल ने Y के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और हमें दिया XY, और ये जो लिखा हुआ है SS, इसका मतलब क्या है, इसका जो स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है। तो मान लीजिए कि जो रिएक्टेंट का मास है 4 ग्राम है और यहाँ पे जो रिएक्टेंट का मास है दोनों हमने 4 ग्राम लिए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 ग्राम। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है,
Al2O3 प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2O। अब ये जो रिएक्शन है क्या ये बैलेंस है? तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। तो दैट इज़ नॉट बैलेंस इक्वेशन। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना होता है मेटल को, उसके बाद हम देखते हैं नॉन मेटल को, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। तो ऐसे ही हम जब तक पूरी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो जाएगी तो हम इसको रिपीट करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का नंबर क्या है यहाँ पे 2, तो हमें यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा 2, तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम है यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब हम नॉन मेटल यानी कि अब क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 3 2 6, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, यानी कि यहाँ पे भी 6 क्लोरीन हो गए और यहाँ पे भी 6 क्लोरीन हो गए। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 1 है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 3H2O। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 6, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 6, 3 2 6। यहाँ पर जितना भी नंबर होगा वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो क्लोरीन होगा वो कितना होगा 3 क्लोरीन ये हैं और 2 ये हैं, तो 3 2 6, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, 3 2 यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 है। तो ये होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। अब यहाँ पे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि आपको 30 तक याद करने हैं, देखिए आप पढ़ तो लेंगे लेकिन पढ़ना ऐसे है कि आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाए, उसमें कोई भी आपको वो ना लगे कि आप ये भूल रहे हैं या फिर वो भूल रहे हैं। तो यहाँ पे बैलेंस ही कैसे हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जो क्लोरीन है इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 17 है, तो इसको जब हम इसका कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते टाइम हम क्या लिखेंगे इसको 2 8 7। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्योंकि ये ऑक्टेट 2 तरीके से पूरा कर सकता है, या तो ये यहाँ से 7 दे दे, या तो ये 7 दे दे तो ये ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके लिए आसान क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसको आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो जब भी ये ग्रहण करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन पर माइनस आता है, जो देते हैं उन पर प्लस आता है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, इसीलिए इस पर आएगा क्लोरीन, क्योंकि इसने 1 लिया है इसीलिए -1। तो जो क्लोरीन की बैलेंसी है वो कितनी है -1 हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको सारे एलिमेंट्स की जो बैलेंसी है वो निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी देख लेते हैं नॉन मेटालिक का, जैसे कि हाइड्रोजन का H+, हाइड्राइड का H-, क्लोराइड का Cl-, ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड का I-, ऑक्साइड का O2-, सल्फाइड का 2-, नाइट्राइड का N3-। जो पॉली एटॉमिक होते हैं, पॉली एटॉमिक का मतलब होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हों। तो जो पॉली एटॉमिक आयन्स होते हैं जैसे कि अमोनियम आयन NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, नाइट्राइट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3-, कार्बोनेट CO3-, जो सल्फाइट होता है SO3-, सल्फेट SO4-, फॉस्फेट PO4-। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद करने हैं और केमिकल रिएक्शंस याद करनी है। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो कि आप लोगों को होमवर्क के लिए नोट करनी है, तो नोट कर लीजिए, 3 तक कर लीजिए। 4th वाली देख लीजिए, जो 4th इक्वेशन है NO3 होल ट्वाइस गिव्स लेड ऑक्साइड NO2 + O2। ये 4th वाली लिख लीजिए। इसको आप होमवर्क में करना और अगर ना आए तो फिर पूछना कि इसमें क्या समझ में नहीं आया है। वैसे ये बहुत ही सिंपल होता है रिएक्शंस को बैलेंस करना। एल्यूमिनियम + H2O गिव्स
Al2O3 प्लस H2। तो होमवर्क के लिए नोट करना और इनको बैलेंस करना कि सबसे पहले देखना है मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और जब तक पूरी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तब तक इसी साइकिल को रिपीट करना है। और अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा भी देख लीजिए, जो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए आयरन 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इसमें क्या लगा दिए जाएंगे, 3। तो यहाँ पे भी आयरन 3 हो गए, यहाँ पे भी आयरन 3 हो गए। अब क्या करना है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4। अब यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 4 4 2 जा 8। तो सब कुछ बैलेंस हो गया। आयरन यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 8 है। तो दैट इज़ द बैलेंस इक्वेशन। तो ऐसे ही आप लोगों को होमवर्क में ये जो रिएक्शंस दी हैं ये बैलेंस करके लाना है, और अगर नहीं आती हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो अगले लेक्चर में इनका जो सॉल्विंग है वो बता दूंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके गुण क्या हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी रिएक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।